In the last class we were doing एक छोटा सा टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में और लोग क्लास के बाद देखो इस क्लास के पहले we were doing labor turnover and absenteeism. एक टॉपिक था labor turnover and absenteeism. Now ये दोनों टॉपिक्स को we get confused between these two topics, labor turnover and absenteeism, but both of them are not the same thing. देखो एक एग्जाम्पल से बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ. सपोज करो कि I am not going to be in the college for the next 1 week. Okay, now in first case I have gone through a proper channel. I took my leave form. I wrote the reason of my leave, the length of my leave, and then I got it signed from the management, and then I submitted it. Okay. So now you tell me, दोनों में से पहले सेटल हो जाओ. आ जाओ आगे आ जाओ. कोई नहीं है वहाँ? आ जाओ. उस पर देखो चलो इन बंद करके टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एब्सेंटिज्म. ठीक है, लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म में क्या फर्क होता है, फर्क बाद में तुम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन एब्सेंटिज्म का मतलब समझो. देखो इन one case I have informed the authorities कि I will not be there taking classes for 1 week. Okay, and in second case I have not informed the authorities that I will not be there taking classes for the next 1 week. किस केस में हम absent कहलाएंगे? Second case. Does anyone say that in first case also I will be called absent? क्योंकि absent तो वहाँ भी बोलो. Only in the second case I will be called absent. ठीक है, Manya said it right. सिर्फ second case में ही I will be called absent. If I do not inform the authorities, तो क्या होगा, मेरा जितना क्लासेस अलाइन रहता है उस क्लास में क्या होगा कि जरूरी तो नहीं है कि उसका कोई फैकल्टी फ्री होगी क्लास लेने के लिए. दूसरी बात, इतना फटाक से मैनेजमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. दूसरी चीज, अगर हम इन्फॉर्म नहीं किए हैं तो कोई प्रिपेयर्ड नहीं है तो स्टूडेंट्स क्लास में क्या कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, बाहर खड़े रह सकते हैं, या फिर वो चले जाएंगे, कुछ भी. इन दैट केस द एंटायर पर्पस ऑफ सिटिंग इन द क्लास विल फेल, राइट. एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि जब तुम अनअनाउंस्ड अपने वर्क प्लेस से गायब हो जाते हो बिना इन्फॉर्म किए. लीव लेना इज नॉट कॉल्ड एब्सेंट. अंडरस्टूड? एब्सेंटिज्म का मतलब है कि तुमने अनाउंस नहीं किया है एंड अनअनाउंस्ड यू आर एब्सेंट फ्रॉम योर वर्क. मतलब number of man days which are allotted for you to work divided by number of man days you are absent divided by number of man days you were supposed to come into 100 will give you the formula for absenteeism. अच्छा, क्लास में ऐसा होता है कि नहीं कि अगर हम इस पूरे क्लास का बीबीए थर्ड सेमेस्टर का एब्सेंटिज्म कैलकुलेट करें तो ये पाया जाएगा कि एक बंच ऑफ चिल्ड्रन है, एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं 15%, यानी मान लो कि पूरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसका 15% यानी 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग 70 to 80% एब्सेंटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल. ये समझ में आया? क्या समझ में आया, समझाओ. तुम ये देखोगे कि क्लास में जो लड़का या लड़की एब्सेंट होता है ना वही ज्यादा एब्सेंट होता है, वो ज्यादा एब्सेंट होता है. अगर हम बीबीए थर्ड सेमेस्टर का पूरा एब्सेंटिज्म कैलकुलेट करें तो पाओगे
कि जो बच्चे हमेशा एब्सेंट होते हैं वो ही ज्यादा एब्सेंटिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो हमेशा आते हैं ना, जो हमेशा आते हैं एब्सेंट वो भी हो सकते हैं, काम उनको भी हो सकता है, वो 20-22% ही एब्सेंट रहेंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। It is said that 15% of the employees are responsible for 70% of total absenteeism. जो एब्सेंट कर रहे हैं वो बार बार एब्सेंट कर रहे हैं, तो टोटल एब्सेंटिज्म में उनका योगदान ज्यादा होता है। अब एब्सेंटिज्म के बारे में कुछ फीचर्स है, मतलब कुछ रिसर्च करके निकाला गया। क्या निकाला गया कि 25 साल से कम उम्र के लोग और 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग में एब्सेंटिज्म का टेंडेंसी ज्यादा होता है। 25 से कम और 25 से 26 से कम और 55 से ऊपर के लोग में एब्सेंटिज्म की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। फीमेल में एब्सेंटिज्म इज मोर देन मेल्स। दूसरी चीज, ऑपरेटिव एम्प्लॉइज आर एब्सेंट मोर देन द एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, ये भी देखा जाता है। और द डे बिफोर एंड द डे आफ्टर हॉलीडे एब्सेंटिज्म ज्यादा होता है। The day before and the day after holiday, there are more absenteeisms. पहला पॉइंट क्या लिखे हो? एज 25 से 55 में कम एब्सेंटिज्म है। क्यों होगा बताओ तो सर, सोच के बताओ। वेरी गुड। किसके लिए 25 से कम नहीं ज्यादा वाले, 55 से ज्यादा वाले। हाँ ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और इसका आलोक नाम है ना? हाँ, क्योंकि फैमिली इश्यूज, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारे 25 से देखो, 25 से कम एज वालों में क्या होता है कि वो लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं उस समय बहुत जूनियर होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती नहीं है कुछ भी, और उस समय बहुत ज्यादा एंजॉय करने का भी पड़ा हुआ होता है, तो घूमना फिरना और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज ज्यादा होती है। 55 से ऊपर देखो रिटायर वाला एज होने लगता है, हेल्थ इश्यूज होने लगता है, और वहां पे भी इन जनरल अगर बोलोगे तो क्या होता है कि जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है तो थोड़ा सा सीरियसनेस कम होने लगता है कि अब तो हमको छोड़ना ही। उसके अलावा फीमेल्स आर एब्सेंट मोर देन मेल्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, फैमिली रिस्पांसिबिलिटी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तुम्हारी तबीयत खराब होगी तुम छुट्टी लोगी, हस्बैंड की तबीयत खराब होगी तुम छुट्टी लोगी, बचपन की बेटी की तबीयत खराब होगी तुम छुट्टी लोगी, राइट? लेट्स बी प्रैक्टिकल, ऐसा होता है। तो ये एक एब्सेंटिज्म का कॉज होता है। ऑपरेटिव एम्प्लॉइज आर एब्सेंट मोर देन एग्जीक्यूटिव। क्यों? देखो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज का क्या मतलब हुआ, वर्कर ग्रेड का। तो इस ग्रेड का आदमी को अल्कोहल या थोड़ा बहुत ड्रग्स या इस तरीके की, हाँ इस तरीके की चीजें में भी वो ज्यादा इंडल्ज होते हैं, ठीक है, ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, अल्कोहलिज्म और इस तरीके की चीज, तो वो थोड़ा सा कम एग्जीक्यूटिव से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। One more point you have written. The day before and after a holiday is the day when we see more absenteeism. तुम सोच के देखो, छठ में घर जाना होता है, मान लो कि सैटरडे से कॉलेज में छुट्टी है, थर्सडे से गायब होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ट्रेन पकड़नी है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए, क्या होता है कि ट्रेन में भीड़ हो जाएगी, या आने के टाइम पे क्या होगा, आने का मन ही नहीं कर रहा है फिर घर से, तो 2 दिन और रुक गए। और एम्प्लॉइज के लिए तो और ज्यादा ऐसा होता है, सोचो कि दूर दूर घर होता है, हिमाचल मुंबई में भी लोग काम करते हैं, छठ वगैरह में, होली वगैरह में बिहार और यूपी लोग ज्यादा आते हैं, तो ऐसे में जब इतने दिन के बाद आते हैं तो ये चांस होता है कि एब्सेंट कर देते हैं, एक सप्ताह और बढ़ा दिया, ठीक है, ये होता है। तो दिस इज द रीजन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म? तुम बताओ कि इस तरीके से अनअनाउंस्ड कोई गायब हो जाता है, उसका क्या कॉज हो सकता है? इलनेस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सडन इमरजेंसी हो सकती है,
लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म को जब कंपेयर करते हो तो ये ध्यान रखना कि एब्सेंटिज्म के बारे में बोला जाता है कि इट इज विलफुल। विलफुल मतलब ये जानबूझ करके किया जाता है और इसको स्टॉप किया जा सकता है। एब्सेंटिज्म इज नॉट अ गुड वर्ड टू हियर। लेबर टर्नओवर को आप कारण बताते हैं, मैनेजमेंट की पॉलिसी बताते हैं, बट एब्सेंटिज्म का मतलब है कि तुम बिना बताए अपनी जगह से गायब हो और इसका बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तुम सोचो कभी आज तक वगैरह में न्यूज चैनल जब चलता है ना, कार वगैरह का बिजनेस का जब न्यूज आएगा तो कभी कभी वो लोग कार की फैक्ट्रीज वगैरह दिखाते हैं, है ना, जीडीपी वगैरह बताते हैं। वहां ना रिले में वर्कर्स होते हैं। रिले रिले माने रिले रेस समझते हो? 4 लड़के खड़े हो, एक दौड़ के जाएगा, उसको हैंड ओवर करेगा, तब वो दौड़ेगा आगे। ठीक है, टीम वर्क होता है और शिफ्ट हैंड ओवर होता है। अब तुम सोचो कि 2 बजे तुम बैठे हुए हो कि अगला शिफ्ट वाला आएगा तो तुम हैंड ओवर करके जाओगे और पता चला कि वो आया ही नहीं, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा? होगा। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट नहीं होगा जब तुम बता के जाते हो, क्योंकि तुम्हारी जगह पे कोई और वर्कर अरेंज कर दिया जाएगा उस वक्त, सब्स्टिट्यूट। हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा ही होता है, सब्स्टिट्यूट टीचर्स अरेंज होते हैं, लेकिन बिना बताए एक वीक गायब हो जाए, ये पता ही नहीं है कि आएंगे कब। काम हैम्पर होगा, स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, टीचर ढूंढ रहे हैं, मैनेजमेंट ढूंढ रहे हैं, बाकी टीचर सब्स्टिट्यूट क्लास ले रहे हैं। इट्स अ टोटल chaos एट द वर्क प्लेस। अंडरस्टूड? और टीम वर्क होती है, सबका काम अलॉटेड होता है। बिना बताए अगर कोई जाता है तो उसके काम के लिए लोग वेट करते रहते हैं कि कब वो काम होगा, एंड देन वी विल कंबाइन इट इनटू द फाइनल डिलीवरी। अंडरस्टूड? कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म में लिख लो, फटाफट लिखो कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म। नंबर 1, एब्सेंटिज्म तो सडन इमरजेंसी नहीं हो सकता है, सबसे ब्रेक के लिए सडन इमरजेंसी के लिए भी लीव का प्रोविजन है, कैजुअल लीव इसीलिए दिया जाता है। सडन इमरजेंसी तो वो तो तुमको वो उसका तो तुम प्रूफ दिखाओगे ना, मेडिकल दिखाओगे। सर्दी खांसी हो गई तुमको, अब सुबह में तुमको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम नहीं जा सकते, तुम कैजुअल लीव ले लो। ठीक है, देखो, हाँ ऑब्वियसली तुम जो एक्सीडेंट बोल रहे हो उसमें एब्सेंटिज्म होगा, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि एब्सेंटिज्म इज विलफुल एंड इट कैन बी स्टॉप्ड। नंबर 1, नेचर ऑफ वर्क। Nature of work. Tough and monotonous work causes more absenteeism. लिख नहीं रहा है, देख रहा है, देखो। Nature of work, ठीक है, tough and monotonous work causes more absenteeism. ठीक है, देखो इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हारा जो वर्क है, वर्क डिजाइन पढ़े हो, जॉब डिजाइन नहीं पढ़े होगे। एचआर में एक टर्म है जिसको कहते हैं जॉब डिजाइन, और ये जॉब डिजाइन बहुत टेक्निकल होता है। हर काम को, चाहे वो क्लरिकल लेवल का हो या मैनेजरियल लेवल का हो, कोशिश किया जाता है कि उसको एकदम रिपीटेटिव नेचर का ना रखा जाए। बिल्कुल जैसे कि तुम आओ, कंप्यूटर खोलो, डेटा एंट्री, जैसे डेटा एंट्री एक रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है। और मोनोटोनस नेचर ऑफ वर्क जनरली क्या होता है कि मशीन जो होती है, अब तो सब कुछ मैकेनाइज्ड है, तो उस मशीन पे वर्कर काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, खुद भी मशीन जैसा फील कर रहा है कि हम बस उतना ही काम कर रहे हैं जितना डायरेक्टेड है। वैसे केसेस में इसका चांसेस ज्यादा होता है कि एब्सेंट हो जाओ, तुम बोर हो जाओगे अपने काम से, मेंटली तुमको बोर्डम फील होने लगेगा और बिना कारण के तुम एब्सेंट करना शुरू कर दो। तुम सोचो, तुमको जहां ये फील होगा, एज अ स्टूडेंट भी सोचो, तुमको अगर ये लगने लगेगा कि कोई एक ऐसा क्लास है तुम्हारा जिससे कि तुम्हारा कोई टेक अवे नहीं, ठीक है, तुम्हारा माइंड रिफ्रेश नहीं होता है, तुम कुछ नहीं सीखते हो उस क्लास में, तो तुम्हारा टेंडेंसी क्या होता है एब्सेंट करने का? ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में ये है कि मेरा अटेंडेंस इतना हो जाना चाहिए, तुम एब्सेंट करना उसी क्लास में प्रेफर करोगे ना जहां पे तुमको बोर्डम जैसा फील हो रहा है, तुमको लग रहा है कि उस क्लास से मेरा कोई टेक अवे नहीं है,
एकदम रिपीटेटिव क्लास, वही 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 चीज है। हाँ, कुछ भी अलग से नॉलेज नहीं मिल रहा है, होगा ये चीज। तो वैसा ही वर्क प्लेस पे भी होता है। अगर तुम्हारा नेचर ऑफ वर्क रिपीटेटिव है, मोनोटोनस है, तुमको बोर्डम होगा, एंड देन यू विल हैव अ टेंडेंसी टू बी मोर एब्सेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। पुअर वर्किंग कंडीशंस, ऑटोमेटेड वर्क, हाँ मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड। नेक्स्ट लिखो पुअर वर्किंग कंडीशंस, पुअर वर्किंग कंडीशंस। थर्ड लिखो, अच्छा फोर्थ लिखो, absence of regular leave arrangement, absence of regular leave arrangement, leave 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 arrangement। देखो नॉर्मली जब तुम एम्प्लॉयड होते हो, एक साल में 15 से 20 दिन, क्या बोलते रहता है अपना बीच में, एक क्लास में एक ईयर में ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है एचआर में कि 15 से 20 दिन का लीव, छुट्टी जरूरी होती है ताकि आप अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। ठीक है, 15 से 20 दिन की छुट्टी की तुमको जरूरत होती है। तुमको किसी से मिलना है, तुमको कहीं जाना है, तुम्हारा कोई इमरजेंसी काम है, ओके पर्सनल काम है, या अभी जैसे तुम लोग जिस स्टेज पे हो, इस स्टेज पे क्या होता है कि रिलेटिव्स आते हैं तो मुंह बन जाता है, बन जाता है ना, क्यों आ गए, नहीं नहीं आता है सबको मजा, नहीं आता है वो तो अच्छा लगता ही है, ठीक है वो तो ठीक लगता है, लेकिन ऐसे आते हैं या मम्मी कहीं जाने बोल दे, यहाँ जाना है या लेके जाना है, तो अरे तुम जाओ, दिन भर बोर होंगे हम, वहां पर पूछने लगेंगे पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या करना है आगे, ठीक है लाइक दिस। बट when you are in their shoes, मतलब उस एज में जब आओगे तो भी तुमको सोशलाइज भी करना होगा, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, काम ऐसे, वो एज वैसा होता है कि फिर तुमको फैमिली का भी सब कुछ कैरी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी छुट्टी चाहिए होती है। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीव लीव की फैसिलिटी ना हो, आसानी से लीव ना मिले, तो तुम एब्सेंट करना शुरू करोगे, चाहे जो भी कंडीशन रहेगा, क्योंकि काम तो होता है लोगों को और काम के लिए ही छुट्टी बनी हुई है। ठीक है, अगर प्रॉपर लीव अरेंजमेंट नहीं है, मुश्किल होती है छुट्टी लेने में, तो थोड़ी दिक्कत है, तब ये भी एक रीजन बनता है कि एब्सेंटिज्म होता है। नेक्स्ट लिखो, पुअर कंट्रोल, पुअर कंट्रोल, पुअर मैनेजमेंट कंट्रोल लिख लो, पुअर मैनेजमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट, irregular transport facilities, irregular transport facility। Next, lack of interest, next, attraction to village life, attraction to village life। Next, alcoholism and gambling habits, alcoholism and gambling habits। ठीक है, ये वर्कर्स के साथ ज्यादा होता है, ये गैम्बलिंग हैबिट्स, जुआ खेलना और ड्रिंकिंग एक मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए, बोर्डम और फटीग में क्या अंतर होता है? ये भी वर्ड सुने होंगे, फटीग, फटीग इज थकावट, वेरी गुड। एंड बोर्डम, बोर्डम क्या होता है?
करियर था और फटीग भी करियर बोर्डम में करियर था और फटीग भी करियर था। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और जैसे तुमको गोवा जाने का कब मन करेगा, जब तुम बोर्डम में हो या फिर हमेशा नहीं करेगा, ठीक है। तुमको गोवा जाने का कब मन करेगा, जब तुम बोर्डम फील कर रहे हो या जब तुम फटीग फील कर रहे हो। बोर्डम फील कर रहे हो। बोर्डम इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड वेयर द एक्टिविटीज सीजेस टू हैपन, ठीक है। जैसे तुम लोग का बोर्डम, वो बोर्डम नहीं होता है कि मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, बोर्डम नहीं होता है, ठीक है। जब आप एक ही टाइप से काम करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रोज रोज एक ही काम है, कितना भी चेंज करो बट काम तो काम है। हाँ, so then you need a change, and that change का मतलब होता है it should involve new activity, doing of something new, कुछ नया करो। जैसे you want a change of place when you are too blank from your mind। होता है कभी कभी कि बहुत परेशान हो गए हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सेम ओल्ड चीज एवरी डे ना। किसी फ्रेंड को विजिट करके आ जाओ या किसी वैसे इंसान से बात कर लो जिससे कि तुम्हारा रेगुलर टच नहीं है, सम फ्रेंड्स और सम रिलेटिव्स, whoever। फटीग इज अ फिजिकल स्टेट यानी जिसमें कि तुम थक जाते हो। यानी अगर तुम्हारा बहुत लॉन्गर वर्किंग आवर्स है वीक में तो तुम्हारा फटीग होगा। छुट्टी लगातार नहीं मिल रही है एंड देन यू आर स्टिल वर्किंग, देन दैट विल कॉज फटीग। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है फटीग का और बोर्डम का, ये डिफरेंस है। ओके, सो अब ये लिख लो एब्सेंटिज्म। अच्छा देखो, स्ट्राइक, लॉकआउट ये सब समझते हो। स्ट्राइक क्या होता है? धरना देना। मजदूर जब स्ट्राइक कर देते हैं, मालिक भी लॉकआउट करता है। यानी अगर मजदूर बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, बन नहीं रही है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, बीबीए 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे तुम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में कि स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होता है। जब मालिक फैक्ट्री में ताला लगा के चला जाता है उसको कहते हैं स्ट्राइक, लॉकआउट, ठीक है, उसको कहते हैं लॉकआउट। तो इन सब केसेस में जो एब्सेंटिज्म होगा ना, उसको एब्सेंटिज्म नहीं कंसिडर किया जाता है। और लिखो एब्सेंटिज्म का डेफिनेशन लिख लो। एब्सेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द रेगुलर वर्क, एब्सेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम रेगुलर वर्क, वर्कर्स फ्रॉम रेगुलर वर्क without prior permission, notice, permission or notice is called absenteeism. It is avoidable. हाँ, next full stop के बाद it is avoidable and willful यानी तुम्हारी मर्जी से होता है और तुम उसको अवॉइड कर सकते हो। उसी में लिखो आगे, absence on account of strikes। क्या बोल रहे हो हर्ष इतना? Absence on account of strikes, lockouts, etc. is not counted. Absence on account of strike and lockouts is not counted. Is not counted मतलब उसको absenteeism में नहीं माना जाएगा, ठीक है। absenteeism का फॉर्मूला लिखो। absenteeism is equal to number of man days, man, days, days, number of man days lost through absence, तुम इधर आओ तो उधर पढ़ा ना, तुमको ठीक से सुनाई देगा। चलो देखो, absenteeism is equal to
number of man days lost through absence divided by number of man days scheduled to work into 100 फॉर्मूला में लिख लेना, ठीक है। एक लाइन और लिख लो, normally 15% of employees result in 70% of absenteeism. 70% of absenteeism. ठीक है। With this we complete labor turnover and absence. अब एक न्यू टॉपिक है, उसके बारे में सुन लो। The topic is career planning. ठीक है, देखो career planning एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। सुने होंगे सब, लोग तुमसे भी पूछते होंगे करियर की क्या प्लानिंग है। पहले ये जानो कि करियर क्या होता है। करियर का मतलब सिर्फ कोई भी जॉब नहीं होता है, ओके। करियर इज अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज इन अ जॉब। तुम पहले एयरलाइंस में काम करते थे, अब निकल के तुम मैकेनिकल इंजीनियर बनते, तो तुम्हारा करियर क्या उतने ही पूरे सालों का होगा? नो, यू विल हैव टू स्पेसिफाई इट। Earlier I was working in not so relevant field. कई जगह पे जब रिक्रूटमेंट भरोगे, रिक्रूटमेंट आएगा, वहां जब अप्लाई करोगे तो वो लिखेंगे रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। टीचर्स की जब वैकेंसी आती है तो उसमें एकेडमिक एक्सपीरियंस अलग होता है और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अलग होता है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल लाइक मी हु शिफ्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट टू टीचिंग, ओके। कहीं पे टीचिंग एक्सपीरियंस ज्यादा लंबा मांगा जाता है, कहीं पे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो करियर का मतलब होता है सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज इन अ जॉब। करियर का बहुत सारा फेज होता है, तो तुम्हारा करियर है उसका बहुत सारा फेज है। जैसे कि तुम करियर के जिस फेज में हो उसको बोला जाएगा एक्सप्लोरेटरी फेज। एक्सप्लोर करना क्या कहते हैं? सब यूट्यूब वाला आंसर। एक्सप्लोर करना मतलब एडवेंचर, एक्सप्लोर करना नो, न्यू थिंग्स को खोजना, नॉट ऑलवेज एडवेंचर। एक्सप्लोरेटरी फेज का मतलब होता है न्यू चीजों को एक्सप्लोर करना। तुम जब तक कॉलेज में हो, यानी that is not exploring, that is not explore। एक्सप्लोर का मतलब होता है, वो तो एनहांस करना कहते हैं, उसको बोलोगे एनहांस करना। एक्सप्लोर मतलब ढूंढना। जैसे तुम लोग अभी जिस फेज में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, इस फेज में बहुत सारा अभी इंफॉर्मेशन फ्लो करता होगा तुम लोग के पास। मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे, तुम्हारा मन कुछ करता होगा, कहीं से कुछ सुने तो तुम्हारा वो भी मन करता होगा करने का। कोई और कुछ, कभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि बीबीए के बाद थोड़ा सा जॉब कर लेते हैं, थोड़ा पैसा आएगा, अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा सा मन करता होगा नहीं एमबीए साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई कमीशन का, जनरल प्रिपरेशन का तैयारी करना होगा, किसी और को कमीशन की तैयारी करनी होगी, कुछ और सटल आइडियाज होंगे मन में, कोई रिलेटिव कुछ और, उसका बेटा बेटी कुछ कर रहा होगा तो वो कुछ तुमको सजेशन दे करके चला जाएगा, होता है ये चीज। अब क्लास में कोई था, इसी क्लास में जो हमसे पूछ रहा था कि मैम टीचिंग के लिए क्या क्या करना होता है, इसके बाद क्या होता है मैम, उसके बाद क्या होता है, उसको शायद टीचिंग में जाना होगा, इंटरेस्ट होगा, ठीक है, कि मैम इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, कैसा एग्जाम देना होता है, क्या क्या होता है। एक्सप्लोर करना, तो तुम लोग सब मिला जुला करके तो एक्सप्लोर ही कर रहे हो ना। अभी तो फाइंड आउट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज, फाइंड आउट कर रहे हो अपना इंटरेस्ट। ठीक से तुमको भी पता नहीं है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, राइट। तो दिस फेज एक्सटेंड्स, इस एक्सप्लोरेशन पीरियड, जैसे करियर का फेज होता है वैसे करियर में जो फेज आता है एक्सप्लोरेशन का, वो तब तक माना जाता है जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती। तो बिफोर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन टिल द एज ऑफ 25-26
You are said to be in an exploratory phase. ये इंफॉर्मेशन चारों तरीके से फ्लड इन कर रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको बहुत तरीके का सजेशन दे रहे हैं। और ये फेज जब कॉलेज तक है और जॉब के पहले का है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? करियर तो हम तुमको एचआर में पढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से? सोच सकते हो क्यों एक्सप्लोरेटरी फेज इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को? तो वो छोड़ के चला जाएगा। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग पहले दूसरे नौकरी तक भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या चाहिए। बहुत कम लोगों का विजन एकदम क्लियर होता है। 4 साल 5 साल की नौकरी छोड़ करके तुम अगर कमीशन का तैयारी करने लग जाते हो तो डेफिनेटली तुम अभी तो नहीं सोचे थे कमीशन के बारे में। तो सोच के बताओ थोड़ा सा, कि हम हिंट थोड़ा सा दे दिए तुम लोग को, तुम सोच के बताओ कि क्या कारण से एक्सप्लोरेटरी फेज इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपीरियंस नहीं, देखो हो सकता है कि तुम लोगों के मन में अभी देखो पापा मम्मी पढ़ने के लिए, बीबीए पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन कराएं, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि पापा हम बाइकर बनेंगे आगे जाके, लेह लद्दाख में एडवेंचर में हम ट्रेनिंग देंगे, मार खाओगे घर पे? यही होगा? ठीक है, सुनो मेरी बात, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये तो तुम फिर वैसे बोलोगे कैसे है, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर वो बात रह गई, ठीक है? तुम्हारे मन में ये चीज रह गई कि नहीं अभी तो बोलना ठीक नहीं है, पहले थोड़ा पैसा वैसा कमा लेते हैं, पापा तो देंगे नहीं बाइक चलाने के लिए पैसा, ट्रेनिंग करने के लिए, अपना कमा लेते हैं और अपना कमाने के बाद थोड़ा सेटल हो जाएंगे, फिर हम ये चीज छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे मन में ये चीज रह गई। जैसे हम बीबीए में पढ़ा रहे थे तो वहां पर देयर वाज अ गर्ल, कुछ डिस्कशन हो रहा था, ये करियर प्लानिंग पढ़ा रहे थे, तो शी सेड कि मैम हमको यूपीएससी करना है, ठीक है? यूपीएससी करना है, लेकिन अभी बहुत बड़ा टारगेट है मैम, तो हम थोड़ा सा जॉब करना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा जॉब करना चाहते हैं, मतलब कि 1 आध साल, थोड़ा कहने का मतलब कि हम अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं, और जब अपना पैसा वैसा थोड़ा हो जाएगा फिर हम, लेकिन उसके मन में ये फर्म है दिमाग में कि मैम हम यूपीएससी देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा नहीं बोल रहा है, क्या हो गया? पीछे चल रहा है, ऐसा बोल रहा है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था? अच्छा चुपचाप क्लास में। ओहो क्या हो गया अभिनव?